RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, संविधान की एक और कड़ी जोड़ते हुए आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा। इससे पहले दोस्तों मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। आपने बहुत प्यार दिया और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। आप बराबर हमसे हमारे नंबर पर कोई व्हाट्सएप कर रहा है, कोई सवाल पूछ रहा है और कोई बधाई दे रहा है। सर, इससे लगता है कि आप दिल से और ईमानदारी से हमसे जुड़े हैं और आप मेहनत करने पर और मुझे अपडेट रहने पर मजबूर कर रहे हैं। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आशा करता हूं यदि आप इसी तन मन से लगे रहे तो एक दिन आप वहां तक पहुंचेंगे जहां पर लोग कोशिश करके वापस आ जाते हैं या कोशिश करने से पहले हेजिटेशन में यही सोच कर रह जाते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। आप उस शिखर तक पहुंचेंगे जहां पर लोग सपना देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं राज्यसभा। दोस्तों, राज्यसभा जिस तरीके से हम लोगों ने लोकसभा पढ़ा था उसी तरीके से राज्यसभा पढ़ेंगे। पहले इसके बारे में जो नाम हैं उन नामों को देखेंगे। राज्यसभा को किन किन नामों से जाना जाता है? देखिए, बहुत आसान है। मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें लोकसभा राज्यसभा को कंपेयर कराऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप एक एक करके पहले देख लीजिए। राज्यसभा की बात करें दोस्तों तो लोकसभा भंग हो जाती है और राज्यसभा भंग नहीं होती है, इसलिए इसका एक नाम क्या है? स्थायी सदन भी है। स्थायी सदन। दोस्तों, अस्थायी सदन इसके पहले था, लेकिन ये स्थायी सदन है। फिर दोस्तों, यदि हम बात करें, राज्यसभा कहा जाता है बुद्धिमानों की संसद। बुद्धिमानों की संसद। अब कई मित्रों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, क्या लोकसभा मूर्खों की संसद है? जी नहीं, बुद्धिमानों की संसद इसलिए कहा गया क्योंकि लोकसभा में शैक्षिक योग्यता का वर्णन नहीं है, लेकिन राज्यसभा में शैक्षिक योग्यता का भी वर्णन है। हाँ, ये बात अलग है कि शैक्षिक योग्यता का संविधान में उल्लेख नहीं है। एक दोस्तों अधिनियम है 1951-1952, उसके तहत कुछ चीज़ें हैं जो राज्यसभा में जोड़ दी गई हैं और उनकी योग्यताएं या शर्तों के द्वारा जोड़ दिया गया है, जो कि संविधान में उल्लेख नहीं है। मैं इस पर चर्चा करूँगा। अगला दोस्तों, यदि हम बात करें तो इसको उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है और लोकसभा को निम्न सदन। ये बात जो उच्च सदन की इसमें लिखी है, मैं इसको खंडित करता हूं, लेकिन एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया। तो दोस्तों, बात करें, आपको पढ़ना ज़रूरी है, हो सकता है कहीं बार ये आ जाए। कोई भी सदन उच्च या निम्न नहीं होता है, लेकिन अब एग्ज़ाम में पूछा गया है तो आपको बताना हमारा फ़र्ज़ है कि इसको उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। फिर बात करें, इसको द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है। द्वितीय सदन। कभी कभी दोस्तों सवाल ये आता है कि लोकसभा राज्यसभा में किसको ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो आप जनरली किताबों में देखेंगे कि लोकसभा को शक्तियाँ प्राप्त हैं, ज़्यादा प्राप्त हैं। मित्रों, यदि बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा में जो शक्तियों का बंटवारा है उन दोनों का महत्व अपना है। यदि लोकसभा कभी सत्र में ना हो तो उस समय जो कार्य करेगी वो राज्यसभा ही करेगी। भले ही दूसरी लोकसभा गठित होने के बाद वे चीज़ें समाप्त कर दी जाएं या उनमें संशोधन कर दिया जाए, ये अलग की बात है, लेकिन दोनों का अपना अपना एक दोस्तों महत्व है। अगला, राज्यों की सभा। राज्यसभा को राज्यों की सभा के नाम से भी जाना जाता है। एक ये पॉइंट है, राज्यों की सभा। अभी इस पर हम चर्चा करते हैं। इसके बाद ये राज्यों की सभा, बुद्धिमानों की संसद, बुद्धिमानों का सदन। दोस्तों, इन नामों से राज्यसभा को जाना जाता है। आप इसको बहुत ही बारीकी से समझेंगे और आप इसको नोट कर लेंगे अपने नोट्स पर। मैं पहले भी कहता हूँ, यदि आप नोट ना करें तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ सुनते रहिए। सुनने मात्र से ही बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और आप इतना प्यार दिखाते हैं, बराबर हमें अपने कमेंट के द्वारा बताते हैं, तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ। और हाँ, हो सकता है गलती हो जाए, और यदि गलती होती भी है तो जानते हैं हम आपसे माफ़ी मांग लेते हैं, क्योंकि कभी कभी मुझे लगा कि कुछ शब्द हम पिछली वीडियो में गलत बोल गए, लेकिन वो गलत नहीं था। उस पर चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं।
आगे बात करें राज्यसभा का गठन। अगला पॉइंट है राज्यसभा का गठन। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा का गठन किया गया है। अनुच्छेद 81 की बात करें दोस्तों तो उसमें हमारी लोकसभा है। अनुच्छेद 80 की बात करें तो राज्यसभा है। अब देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 80 में यदि बात करें कि राज्यसभा गठन कैसे होता है, पहली बात इसके इतिहास पे हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि गठन कब हुआ था। तो दोस्तों, गठन की यदि हम बात करें तो 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ था और 13 मई 1952 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों, प्रथम बैठक हुई। आप इन पॉइंटों को नोट कर लेंगे। आम चुनाव की बात करें तो दोस्तों चुनाव 1952 में हुए थे, 51-52 के बीच में हुए थे। और दोस्तों गठन की बात करें तो ये गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 और 13 मई 1952 को प्रथम बैठक हुई थी। ये दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए दोस्तों। ये आप कोई भी पीसीएस या यूपी SSC का पेपर उठा के देखेंगे तो इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत जनरली देखने को मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो इस गठन की हम बात करें, साथ साथ में यदि गठन की दोस्तों हम बात करें तो अनुच्छेद 81 के तहत, अनुच्छेद 81 के तहत दोस्तों गठन में ही सदस्यों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 81 में राज्यसभा में सदस्यों का वर्णन किया गया है। तो अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, वर्तमान में कितने सदस्य हैं, इन पर दोस्तों बात करते हैं तो 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम सदस्य। लेकिन 250 वर्तमान में है नहीं, 245 है। बात करें दोस्तों तो 238 वर्तमान में सदस्य हैं। कहाँ से हैं? ये राज्यों से हैं, प्लस संघ क्षेत्र राज्यों से हैं, और प्लस संघ क्षेत्र राज्यों से हैं। 238 सदस्य दोस्तों बात करें। अब 12 सदस्य ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो बात कर लें अगर हम इसकी तो 2, 3, 8, 1, 5, तो इसको जोड़ेंगे 10 कैरी 1, 4 1 5 और 2, 250 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं राज्यसभा में। लेकिन वर्तमान में इतने सदस्य हैं नहीं। चलिए उस पर भी दोस्तों बात कर लेते हैं तो कितने सदस्य हैं, इसको दोस्तों आप नोट कर लेंगे। ये पूछा जाता है कई बार और बहुत अच्छे पॉइंट हैं। अलग से दोस्तों हम बात करें कि वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, तो इसमें हम बात करते हैं तो 229 सदस्य संख्या राज्यों से है दोस्तों। कहाँ से है? सिर्फ राज्यों से है, 229। फिर दोस्तों यदि बात करें 3 + 1 = 4, 3 + 1 ये दिल्ली एवं पांडिचेरी से है दोस्तों, दिल्ली प्लस पांडिचेरी, जिसको हम पुदुचेरी के नाम से भी जानते हैं। 4 सदस्य संख्या वहाँ है। 12 सदस्य संख्या दोस्तों मनोनीत है। क्या है? मनोनीत। अब मनोनीत है तो ये 12 सदस्य कहाँ से आते हैं ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। 12 सदस्य कहाँ से आते हैं तो बात करें तो ये सदस्य साहित्य कहाँ से आते हैं? साहित्य से आते हैं, साहित्य से आते हैं, विज्ञान से आते हैं, इसके बाद कला से आते हैं, और एक बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों, समाज सेवा से आते हैं। कहाँ से आते हैं? समाज सेवा से आते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा आपके मन में आ रहा होगा कि जैसे हम मैरी कॉम की और नवजोत सिद्धू जी की बात करें, मैरी कॉम जी की बात करें, सचिन तेंदुलकर की बात करें, तो ये लोग कला से हैं
ये लोग कला से हैं और ऐसे राज्यसभा में कैसे पहुंच गए? आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। दोस्तों, खेलना भी एक कला है। इस पर विवाद हुआ, ये मामला काफ़ी गर्म हुआ था जब सचिन जी को भारत रत्न दिया गया और साथ में उनको जब नवजोत सिद्धू, मैरी कॉम, सचिन तेंदुलकर जी को दोस्तों जब राज्यसभा में सदस्यता दी गई तो उस समय बहुत ये मामला गर्म रहा। तो उस समय दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बात कही और स्पष्ट किया कि जो खेल है ये भी कला का ही भाग है। जो खेल है ये भी कला का ही भाग, इसको हम कला, एक प्रकार की कला ही है, तो इस पर विवाद नहीं हो सकता। आपके मन में आ रहा होगा मैंने सुप्रीम कोर्ट की बात कही, क्या ऐसे कोई भी सदस्य राज्यसभा में नियुक्त होता है तो उसकी नियुक्ति को लेकर के क्या सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है? बिल्कुल मेरे मित्रों, जाया जा सकता है यदि वो लग रहा है गलत तरीके से, कोई योग्यता या कोई जो प्रतिबंधित निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया हो। तो यदि ऐसी नियुक्ति हो जाती है किसी कारणवश तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। कई बार ऐसा हुआ है मामला, एक बार नहीं, बहुत सारे राज्य हैं, उठा के आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। चलिए, साहित्य, विज्ञान, कला, खेल और समाज सेवा से ये 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा क्या इनमें से 3-3 लिए जाते हैं? नहीं मित्रों, वो 12 सदस्य साहित्य से भी हो सकते हैं, वे 12 सदस्य विज्ञान से भी हो सकते हैं, वे 12 सदस्य कला से भी हो सकते हैं और ये 12 सदस्य समाज सेवा से भी हो सकते हैं। लेकिन जनरली कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही साइड से 12 सदस्य हों। संविधान में आप देखेंगे तो इनकी संख्या कभी किसी में 2 तो कभी किसी में 5 तो कभी किसी में 7 कभी 6, इस तरीके से आपको किताबों में मिलेगी। ये संविधान में नहीं लिखा है कि वो 12 सदस्य एक से होंगे या इन चारों से होंगे। तो आप कंफर्म हो जाइए, कॉन्सेप्ट पे क्लियर करिए कि वो 12 सदस्य के बारे में संविधान कुछ नहीं कहता, सिर्फ यह कहता है कि इन क्षेत्रों से होंगे, कितने कहाँ से होंगे, इस पर संविधान में कहीं भी कुछ लिखा नहीं है। मित्रों, मैं जब पॉलिटी पढ़ाता हूँ तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और जब आप मुझे कमेंट करते हैं, मेरे साथ कोई संवाद करते हैं तो मुझे और अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और वाकई संविधान पढ़ना चाहिए। हम विभिन्न धार्मिक किताबों में पढ़ते हैं, साथ में दोस्तों वहाँ पर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कानून की किताब, हमारे संविधान की किताब, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, अब ये तो हो गए, इनमें सबसे ज़्यादा सदस्य कहाँ से हैं? यूपी से हैं, यूपी से हैं, यूपी से 31 सदस्य हैं, सबसे ज़्यादा सदस्य। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर सबसे कम सदस्य कहाँ से हैं? तो मित्रों, ये जनसंख्या के हिसाब से इनकी सीटों को तय किया जाता है और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ जहाँ एक एक सीट है, इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी नहीं है कि सबसे कम सीटें कहाँ हैं। आप ये जानिए सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ हैं उत्तर प्रदेश में। आप ये जानिए कि हमारे राज्य में, आप जिस राज्य के रहने वाले हैं उस राज्य में कितनी सीटें हैं। दोस्तों, आप लोग कोई झारखंड से है, कोई दोस्तों जम्मू कश्मीर से है, तो कोई मध्य प्रदेश से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई आसाम से है, कमेंट करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतनी दूर से आप लोग जुड़े हैं हमसे और मेरे चैनल को आप इतने कम समय में इतनी दूर तक ले गए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आगे बात करता हूँ दोस्तों, राज्यसभा में दोस्तों संघीय राज्यों के जो प्रतिनिधित्व है उसमें दिल्ली एवं पांडिचेरी को ही प्राप्त है। कहने का तात्पर्य है कि दिल्ली प्लस पुडुचेरी या पांडिचेरी, ये 2 ही ऐसे राज्य हैं जिनको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अन्य राज्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है राज्यसभा में। हाँ, कुछ विशेष विधि के द्वारा जो संसद ने बनाया था, जब यहाँ पर विधानसभा नहीं थी तब इनको प्रतिनिधित्व दिया गया, फिर विधानसभा सृजित की गई और विधानसभा सृजित होने के बाद भी दोस्तों इनको वहाँ पर विधि रूप से प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया गया। अब दोस्तों बात करें कि जो 12 सदस्य इधर होते हैं, इनकी जो नियुक्ति होती है क्या राष्ट्रपति स्वविवेक से करता है? ये कि स्वविवेक से करता है? नहीं मित्रों,
राष्ट्रपति इन 12 सदस्यों को स्वविवेक से नहीं करता है। मंत्रिपरिषद जिनका नाम देती है, मंत्रिपरिषद जिनका नाम देती है दोस्तों, राष्ट्रपति उन्हीं को नियुक्त करता है। एक ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। कभी कभी किताबों में लिखा होता है कि 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। हाँ करेगा, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा, स्वविवेक से नहीं करता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा में रास लोस लिखता हूँ, ये शार्ट में है राज्यसभा, आप देख लेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये पॉइंट। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? सदस्यों का निर्वाचन देखिए, एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिस पर अधिकतर आप लोग गलती कर देते हैं, और मैं भी यदि अपने आप को बोलूं तो शुरुआत के पीरियड में मैंने भी कई बार इसको गलती दोहराया है। चलिए, लेकिन आप नहीं दोहराएंगे। शब्द एक लिखा है एकल संक्रमणीय आनुपातिक, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से होगा। एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से इनका चुनाव होगा। अब आप सोच रहे होंगे एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से गुप्त या खुला मतदान से होगा। तो मित्रों ये आपको स्पष्ट कर दूं, गुप्त या खुला मतदान शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। आप ये पॉइंट एक कंटेस्ट कर लेंगे, उल्लेख नहीं है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से होगा ऐसा संविधान में तो लिखा है, लेकिन गुप्त या खुला मतदान ऐसा संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है। दोस्तों प्रारंभ में गुप्त मतदान के द्वारा चुनाव होता था, लेकिन देखा ये गया कि पार्टी में दोस्तों सरकार सदन में सरकार किसी और की है, उस समय राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किसी और का है, और धन के बल पर या किसी दबाव के कारण ऐसा व्यक्ति जीत जाता था जिसका दोस्तों राज्यसभा में कह सकते हैं प्रतिनिधि राज्यसभा में बहुमत नहीं है। मान लीजिए राज्यसभा में इस समय बीजेपी का बहुमत है और कल को वहाँ पर कांग्रेस या सपा बसपा या अन्य जो विभिन्न राज्यों की पार्टियां हैं उनका वहाँ पर प्रतिनिधित्व हो जाए, और ऐसी स्थिति में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। कैसे दिक्कत हो जाती है दोस्तों? जो एकल संक्रमणीय पद्धति से होगा, लोकसभा में मान लीजिए किसी का प्रतिनिधित्व है, लोकसभा में किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व है और उसके सदस्य दोस्तों चुनाव लड़ना चाहते हैं, या राज्य में विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व है, उनके सदस्य चुनाव लड़ना चाहते हैं, और कोई ऐसी पार्टी जिसका बहुत ज़्यादा बहुमत है। मैं स्पष्ट कर दूं, हो सकता समझ ना आ रहा हो। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी है, विभिन्न राज्यों में बीजेपी है, और किसी राज्य से कोई सदस्य चुनाव लड़ना चाहता है राज्यसभा का, और गुप्त मतदान हो रहा है, तो वो व्यक्ति यदि किसी मतदाता पर या जो अन्य जो हमारे सदस्य हैं जो चुनाव में भाग लेने वाले हैं उन पर आर्थिक या व्यक्तिगत कोई दबाव डालता है और वो गुप्त मतदान कर देते हैं उसके समर्थन में, तो जीत जाता है। तो ऐसी स्थितियों में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाता है। जब निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाता है तब देखा जाता है कि संसद में या विधानसभाओं में जहाँ से भी वोट देते हैं सदस्य तो किसी और पार्टी से हैं, लेकिन वहाँ पर राज्यसभा में कोई और जीत रहा है। तब देखा गया कि भ्रष्टाचार ज़्यादा फैल रहा है। इन स्थितियों में दोस्तों क्या किया गया, गुप्त मतदान को हटा दिया गया और खुला मतदान को रखा गया।
तो आप स्पष्ट हो गए होंगे कि वर्तमान में गुप्त मतदान नहीं होता है, वर्तमान में खुला मतदान राज्यसभा में होता है या राज्यसभा सदस्यों के लिए होता है, कह सकते हैं दोस्तों। चलिए, एक ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा दोस्तों, यदि हम बात करें, क्या एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति है संविधान में उल्लिखित है? हाँ, बिल्कुल है। चलिए, ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। साथ में दोस्तों देख लेंगे कि एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है, उसमें खुला मतदान होता है। चलिए, अगले दोस्तों हम बात करें, राज्यसभा में राज्यों व संघ क्षेत्रों के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? राज्यसभा में राज्यों व संघ क्षेत्र मतलब राज्य और संघीय राज्य, जहाँ जहाँ विधानसभा है, जहाँ जहाँ विधानसभा है, तो इन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। कैसे? मान लीजिए यहाँ विधानसभा उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली एवं पांडिचेरी के हैं, यहाँ पर जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही दोस्तों चुनाव में भाग लेते हैं राज्यसभा के। ये एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मनोनीत सदस्य मित्रों भाग इसमें नहीं लेते हैं। तो वही मैं कहना चाहूँगा कि जो विधानसभा है, विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। हाँ, जहाँ विधानसभा जिन राज्यों में नहीं है उन राज्यों में चुनाव नहीं होगा। ऐसा कहीं नहीं है जहाँ पर विधानसभा ना हो। दिल्ली एवं पांडिचेरी को छोड़कर जितने अन्य राज्य हैं, संघ शासित राज्य, वहाँ पर विधानसभा नहीं है। एक ये पॉइंट दोस्तों आप नोट कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, राज्यसभा में जो शक्तियाँ हैं वो लोकसभा से कम नहीं हैं, ये पॉइंट निकाल दीजिए। अब बात करें दोस्तों कि जो राज्यसभा में जो स्थानों का बंटवारा होगा या सीटों का बंटवारा होगा वो अनुसूची 4 में उल्लिखित है। किस तरीके से बंटवारा होगा और कहाँ पर कितना सीट रखा जाएगा, ऐसा उल्लेख अनुसूची 4 में है। आप ये पॉइंट रख लेंगे। अब दोस्तों अब एक पॉइंट रह गया था, मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलो बता ही देता हूँ। एकल संक्रमणीय दोस्तों, एकल संक्रमणीय आनुपातिक होता क्या है? एकल संक्रमणीय और आनुपातिक इसमें दोस्तों होता क्या है? सबसे पहली बात, यहाँ पर वोट स्थानांतरित की जाती है। एक ये पॉइंट कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है और मान लीजिए कोई ए और बी दो कोई व्यक्ति हैं, इसको वोट ए को बी से ज़्यादा प्राप्त हुए हैं, लेकिन वोट भारी बी का है, तो हम क्या करते हैं? इधर वोट स्थानांतरित कर देते हैं, बराबर लाते हैं। फिर देखते हैं दोस्तों, इसके बाद एक और पॉइंट है एकल संक्रमणीय में, यहाँ पर वरीयता क्रम में वोट दी जाती है। कैसे दी जाती है? वरीयता क्रम में वोट दी जाती है। आप इन पॉइंटों को नोट कर लेंगे। इसके बाद मैं चर्चा करूँगा, पूरे चुनाव पद्धति पर बात करूँगा, राष्ट्रपति और राज्यसभा, लोकसभा, उपराष्ट्रपति, इन जिनके चुनाव होते हैं उन पर मैं पूरा एक वीडियो लाने वाला हूँ, चुनाव पद्धति। इसके द्वारा दोस्तों आनुपातिक का मतलब है कि निश्चित कोटा यहाँ पर पूरा करना होता है, इसलिए ये आनुपातिक है। तो दोस्तों एकल संक्रमणीय आनुपातिक का मतलब समझ गए होंगे बहुत कम शब्दों में। यदि समझ में नहीं आया है तो उस पर हम चर्चा करेंगे, अभी वीडियो एक आएगा उस पर आप देख लेंगे दोस्तों। फिर दोस्तों मैंने पहले ही कहा कि राज्यसभा में गुप्त मतदान की जगह पर खुला मतदान करवाया जाता है, ये पॉइंट। अब देखिए दोस्तों, चुनाव लड़ने के लिए एक और पॉइंट है। चुनाव लड़ने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वह कोई व्यक्ति ऐसा है जो चुनाव लड़ना चाहता है किसी राज्य से और उस राज्य का उस
निवासी हुई हो या उस राज्य का दोस्तों वो मूल निवासी हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए यदि कोई यूपी का सदस्य है और वो दोस्तों बिहार से चुनाव लड़ना चाहता है तो लड़ सकता है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन 2003 से ऐसा कर दिया गया है दोस्तों। आप जहाँ चाहें वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, 2003 से ऐसा कर दिया गया है दोस्तों। सूत्र की यदि हम बात करें कि किस पद्धति से या किस सूत्र से दोस्तों हम वोट को निकालते हैं, तो उस पर कभी कभार पूछ दिया जाता है, लेकिन बहुत छोटे स्तर पर नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। मान लीजिए मतदाताओं की संख्या, जितने मतदाता हों, प्लस यहाँ पर जीतने वालों जो जीत रहे हैं दोस्तों उनकी संख्या +1 और +1 ये रख लेते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो इसलिए उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। उत्तर प्रदेश में 404 सीटें हैं, मतलब 403 + 1 = 404 विधानसभा में है, इसलिए एक को हम यहाँ बाहर कर देंगे क्योंकि ये मनोनीत है, इसलिए यहाँ पर हम दोस्तों 403 रखेंगे। चुनाव कैसे होता है, यहाँ पर 31 सीटें हैं जिसमें 10 एक बार में, 10 एक बार में और 11 एक बार में, इस तरीके से चुनाव दोस्तों करवाया जाएगा। मान लिए पहले 10 सीटों पर, फिर 10 पर, फिर 11 सीटों पर चुनाव होगा, या कोई सीट खाली है उस पर उपचुनाव हो सकता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर दोस्तों इसकी जगह पर हम 10 रखते हैं, +1 करते हैं, और दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, +1 करते हैं। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम 11 + 1 भाग देंगे तो दोस्तों देख लीजिए 403 को हम यदि 11 से भाग देते हैं तो 11 × 33, 11 × 33, 7 बचा 3, 11 छक्का 66। जब 66 बचा तो यहाँ पर दोस्तों अब क्या बनेगा, आप ये 36 ले लीजिए, 36.63 होता चला जाएगा, 36.63 के आसपास से होता चला जाएगा, इसलिए हम 36 से ले लेते हैं। तो यहाँ पर 36 + 1 ये वाला बराबर 37 वोट पाना ज़रूरी है जीतने के लिए दोस्तों। ये सूत्र होता है, आप चाहें तो इसको अपने राज्यों में, विभिन्न राज्यों में निकाल लीजिए दोस्तों। जहां आप जिस राज्य के रहने वाले हैं वहां से निकाल सकते हैं। एक ये पॉइंट दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभार दोस्तों पूछा जा सकता है। अब योग्यताएं दोस्तों हम बात करें, यदि हम योग्यता की बात करें, राज्यसभा में योग्यता की बात करें, योग्यता तो लोकसभा और राज्यसभा की योग्यता समान है, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए, जो न्यूनतम आयु है ये लोकसभा में 25 वर्ष है और दोस्तों राज्यसभा में 30 वर्ष है। एक ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे दोस्तों। इसके बाद RPA 1951 के तहत यदि हम बात करें तो यहाँ पर स्नातक शब्द जोड़ दिया गया है कि अब वो 30 वर्ष प्लस स्नातक होना ज़रूरी है। राज्यसभा से बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे हमारे, जैसे कि श्रीमती इंदिरा गांधी, HD देवेगौड़ा रहे हमारे, और बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भी हमारे राज्यसभा से ही थे। तो दोस्तों हम बात करें तो स्नातक और प्लस यहाँ पर 30 वर्ष की न्यूनतम आयु होना जरूरी है राज्यसभा में। ये इसकी योग्यताएं हैं, बाकी सारी योग्यताएं समान हैं। चुनाव लड़ने के लिए हमने बताया कि राज्य में होना, जिस राज्य से चुनाव लड़ना चाहता है व्यक्ति उस राज्य का निवासी होना जरूरी नहीं है। अब दोस्तों यदि हम कार्यकाल की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों ये पॉइंट। इस कार्यकाल की यदि हम बात करें तो कार्यकाल सामान्यतः यदि बात करें तो सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष बताया गया है, लेकिन 6 वर्ष संविधान में कहीं भी लिखा नहीं है। संविधान में कहीं भी लिखा नहीं है कि कार्यकाल 6 वर्ष होगा। क्यों दोस्तों? बात करें तो दोस्तों 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष, 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ये तो संविधान में वर्णित है, लेकिन ये संविधान में नहीं लिखा है कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष
होगा या राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होगा, ऐसा नहीं है। यदि हम बात करें तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो हमारा उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 वर्ष है। जो दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति माना जाता है या कह सकते हैं सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष और जो उपसभापति उसका 6 वर्ष। तो ये कैसे, असमानता कैसे, बराबर होना चाहिए। इसलिए आप लगा सकते हैं कि ऐसा संविधान में वर्णित नहीं है। मैं इस पर और चर्चा करता हूँ ऐसा क्यों नहीं है दोस्तों। बात करें तो 1952 और 1958 के बीच, 1952 जब हमारी राज्यसभा बनी और 1958 के बीच में कार्यकाल आया। इसके 2 वर्ष बाद दोस्तों बैठेगा 1954, फिर दोस्तों 1956। 1954 में दोस्तों इन दोनों वर्षों में सदस्यों का आकाश लॉटरी के द्वारा निकाला गया। दोस्तों लॉटरी निकाली गई और जिनका नाम आ गया लॉटरी में उनमें से 1/3 सदस्यों को अवकाश दे दिया गया। ऐसा 1954 में हुआ, फिर 1952 में हुआ। इनके बीच में अंतर दोस्तों 2 साल, इनके बीच में अंतर दोस्तों 2 साल, इनके बीच में अंतर 2 साल। तब से ये परंपरा पड़ गई कि प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करेंगे और फिर चुनाव होंगे। इस तरीके से दोस्तों एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष बैठा। 6 वर्ष संविधान में वर्णित नहीं है, तब से ये परंपरा चली गई। दोस्तों आप इसके बारे में बिल्कुल निश्चित हो जाइए, कहीं से कोई डाउट नहीं है। यदि आप के डाउट है तो मेरा नंबर भी अभी दिख रहा होगा आपके पट्टी पर, उस पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं आपसे खुद समाधान के लिए हाजिर हो जाऊंगा। फिर दोस्तों बात करें, कार्यकाल शब्द का उल्लेख नहीं है संविधान में, एक ये पॉइंट दोस्तों। अब देखिए किसी कारणवश यदि राज्यसभा में कोई पद रिक्त हो जाता है, जैसे त्यागपत्र, मृत्यु या सदस्यता निरस्त होने पर, तो ऐसी स्थितियों में दोस्तों उपचुनाव करवाए जा सकते हैं या उपचुनाव करवाना अति आवश्यक होता है। और ये उपचुनाव जब करवाए जाएंगे तो जो सदस्य निर्वाचित होके आएगा दोस्तों, निर्वाचित होके जो आएगा वो शेष समय के लिए रहेगा। कितने समय के लिए? शेष समय के लिए रहेगा। ये नहीं कि पूरे 6 वर्ष तक है, शेष समय के लिए रहेगा। ये पॉइंट दोस्तों आप नोट कर लेंगे, बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से आपको समझ में बहुत अच्छा आ रहा होगा। तो सभापति की बात करें दोस्तों, सभापति और उपसभापति की बात करें, उपसभापति। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा पॉइंट है। पहली बात, जो हमारा सभापति है ये उपराष्ट्रपति होगा। कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। दूसरी बात, जो उपसभापति है दोस्तों ये सदस्यों में से एक चुना जाएगा, सदस्यों में से एक चुना जाएगा। एक ये पॉइंट दोस्तों आप नोट कर लेंगे। बात करें तो उपराष्ट्रपति जो सभापति के रूप में होता है, इसका जो कार्यकाल है, कार्यकाल वो 5 वर्ष होता है। एक ये पॉइंट। दूसरा बात करें दोस्तों पॉइंट, तो इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। तो उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष, सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जिस तरीके से मैंने अभी बताया। और एक पॉइंट, जो उपसभापति होता है ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो उपसभापति होता है दोस्तों उसका कार्यकाल 6 वर्ष है और राज्यसभा का वो सदस्य भी होता है। क्यों? क्योंकि सदस्यों में से ही वो चुना गया। जो सभापति होगा उपराष्ट्रपति, उसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा और ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। एक ये पॉइंट दोस्तों आप नोट कर लेंगे, बहुत अच्छा पॉइंट है। अब दोस्तों एक बात करें तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहल कहाँ की जाएगी? ये पहल सबसे पहले राज्यसभा में ही की जाएगी। ये दोस्तों पॉइंट है।
अब उपसभापति को हटाने के लिए बात कर दी जाए, यदि राज्यसभा तत्कालिक मतलब जो उपस्थित हों उनके बहुमत से या चुनाव में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत से यह सिद्ध कर दे कि इन उपसभापति को हटाया जाए और लोकसभा सिर्फ स्वीकार कर ले, तो दोस्तों उपसभापति को हटाया जा सकता है। मेरे शब्दों पर ध्यान देना, तत्कालिक या फिर चुनाव देने वाले सदस्यों के बहुमत से दोस्तों उपसभापति को हटाया जा सकता है। एक और पॉइंट, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का सभापति है, इसको हटाने के लिए पहल राज्यसभा में की जाएगी। ये पॉइंट दोस्तों आप नोट कर लेंगे। बात करें तो वर्तमान में दोस्तों कौन है, देखिए जो प्रथम सभापति थे वो कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये प्रथम थे। अब यदि हम दोस्तों उपसभापति की बात करें कौन था, तो एस.वी. कृष्णमूर्ति, हाँ एस.वी. कृष्णमूर्ति ये दोस्तों पहले उपसभापति थे। वर्तमान की बात करें दोस्तों तो वेंकैया नायडू ये सभापति हैं। उपसभापति की बात करें तो श्री हरिवंश नारायण सिंह ये दोस्तों वर्तमान में उपसभापति हैं। तो प्रथम सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और प्रथम उपसभापति एस.वी. कृष्णमूर्ति और वर्तमान में सभापति वेंकैया नायडू और वर्तमान में उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह हैं। ये पॉइंट दोस्तों आप नोट कर लेंगे, बहुत अच्छे पॉइंट हैं। यदि आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है तो राज्यसभा कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ, राज्यसभा की शक्तियाँ हैं वे अगले वीडियो में आप तक पहुँच जाएंगी। अगला देखिए दोस्तों, अब दोस्तों यदि हम बात करें राज्यसभा में कुछ यदि रहने की बात करें, यदि दोस्तों कोई ऐसा मामला आता है और ये लगने लगे राज्यसभा को कि ये राष्ट्रहित में है और राज्य सूची का विषय है, तो अनुच्छेद 249 के तहत उस पर कानून बनाने की पहल कर सकती है। कानून बनाने का दोस्तों सरकार पर दबाव डाल सकती है। ये शक्तियाँ हैं। अब दोस्तों एक और पॉइंट है, अनुच्छेद 312 के तहत बात करें तो नई अखिल भारतीय सेवाएं या सेवाओं का सृजन करवा सकती है। वैसे 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं और ये अगर चाहे तो करवा सकती है, कर नहीं सकती करवा सकती है। एक पॉइंट तो दोस्तों जितने भी पॉइंट हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि कहीं से भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं इन पर चर्चा करूंगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा होगा तो 8931901000 है, आप इस पर मुझसे चर्चा कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है आर्य क्लासेज 290 से दोस्तों, आप टेलीग्राम पर भी आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं। फिर मैं यदि आपसे चर्चा करूंगा अगली राज्यसभा की शक्तियों के बारे में 10 मिनट का वीडियो आप तक पहुंचेगा दोस्तों। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद, नमस्कार।